नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आपसे हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है युक्ति युक्तकरण छत्तीसगढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से युक्ति युक्तकरण क्या है, क्यों छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में। देखो, एक चीज़ अच्छे से समझना, अगर किसी भी देश को या राज्य को आगे बढ़ना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा होना चाहिए, और अगर किसी देश या राज्य को अगर पीछे करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था उतनी ही खराब होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुष्प्रभाव डालेगा ये युक्ति युक्तकरण, आज के इस वीडियो में हम सभी इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक चीज़ और बता दूं आप सभी को, अगर आप सभी चाहे एक युवा हो, चाहे आप सभी एक पालक हो, किसी ना किसी के बच्चे के माँ बाप हो, या आप नॉर्मल छत्तीसगढ़ के आम नागरिक भी हैं, ठीक है, तो आप सभी को इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे युक्ति युक्तकरण हमारे छत्तीसगढ़ में एक निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए, आज के इस वीडियो में आप सभी को समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को चालू करने से पहले हमें एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो है स्टूडेंट टीचर रेशियो। हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत ही गर्व के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ में विद्यार्थी शिक्षक का जो रेशियो होता है वो बहुत अच्छा है, और 21 विद्यार्थियों के पीछे एक है छत्तीसगढ़ में, जबकि देश में बात करें तो 26 विद्यार्थियों के पीछे एक है। ठीक है, ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही डाटा नहीं है, इसमें प्राइवेट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब ये समझिए, आप सभी जानते होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर टीचर्स की कभी कमी नहीं की जाती। वहाँ अगर आप सभी प्राइमरी किड्स स्कूल भी जाकर के देखोगे तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वहाँ पर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये 23:1 जो दिखाया जा रहा है ना, वो क्या चीज़ें हैं, वो प्राइवेट को भी इंक्लूड करके एक बताया जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में प्राइवेट वाले टीचर रखते हैं। वहाँ पर हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेटाइज। मुझे तो लगता है कि कहीं छत्तीसगढ़ सरकार, या यूँ कहें कि जैसे हम सभी ने देखा है कि हमारी अभी वर्तमान जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, तो कहीं स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन के तरफ तो फोकस नहीं हो रहा है। कायदे से 30 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, 21 विद्यार्थियों के पीछे क्या है, 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है, और 30 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक होना चाहिए था। ठीक है, तो इन सभी मामलों में हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमारे विष्णुदेव साय जी का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ का हालत इससे खराब है। ठीक है, आइडियली ये कहा जाता है कि अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर एक टीचर होने चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे खराब है, इसके लिए इन्होंने जो प्रक्रिया लाया वो सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो शब्द है युक्ति, युक्ति से बना है युक्ति युक्तकरण, तो हम सभी आगे जाएंगे। सबसे पहले युक्ति को मैंने सर्च किया कि आखिर ये युक्ति क्या होता है, ये भी सबको बताना ही पड़ेगा। तो युक्ति का मतलब होता है कोई जुगाड़ लगाना, कुछ तिगड़म लगाना, छल कपट, या किसी भी एक चीज का प्रयोग करके अपना काम निकाल लेने को ही कहा जाता है युक्ति। इसको इसके सिनोनिम्स में लिखा है कपट का प्रयोग करना, कुशलता, कौशल, तिकड़म, दांव या पैतरेबाजी, ये होता है युक्ति का मतलब। अब आते हैं हम सभी युक्ति युक्तकरण, एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। युक्ति युक्तकरण क्या है, उसके बाद गूगल बाबा जो बोल रहे हैं उसके बारे में भी आएंगे हम सभी। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर युक्ति युक्तकरण से क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या युक्तिकरण में है, कैसे वो ड्रॉबैक है, कैसे क्या चीजें हैं, वो सारा का सारा चीज आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। पहले तो देखिए क्या है युक्तिकरण। युक्ति क्या है, किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति द्वारा तर्क करना, प्रतिक्रिया निर्माण करना तथा बहाना बनाना ही युक्तिकरण कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति किसी भी कारणवश नहीं हो पाने पर व्यक्ति द्वारा तत्काल वस्तु में दोष निकालकर समायोजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युक्तिकरण कहलाती है। इसको अपने आसान भाषाओं में गूगल बाबा समझा रहे हैं, क्या है उसको समझिएगा। आप रेशनलाइजेशन कहें या युक्तिकरण, वस्तुतः ये दोनों ही शब्द शक्कर की चाशनी से बने हैं, जिन्हें पूंजीवादी नियोजक और सरकारें अपने कर्मचारियों पर काम का बोझ डालने और उन्हें अधिशेष प्रदर्शित कर दूसरे कामों में लगाने या उनकी छटनी करने के लिए उपयोग करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सभी ने सुना होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या टीचर जो है अधिशेष है, टीचर क्या है एक्स्ट्रा है, तो उनसे हम क्या करें, दूसरे दूसरे काम करा लें, उन पर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा दें। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी जो टीचर्स थे वो थे, उसके बाद भी हम लोग को ये कहते थे कि नहीं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती करिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षक कम है, लेकिन सरकारों ने ये माइंडसेट डाल दिया कि नहीं,
अभी हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, टीचर बहुत ज़्यादा है, और वो जो टीचर हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक काम करो, जहाँ पर कम बच्चे हैं वहाँ पर डाल दो, ठीक है। ये सारा आगे चल के बताऊंगा आप सभी को कैसे कैसे क्या क्या नियम लाया गया है, ठीक है। और उनको एक प्रकार से वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो ठल्ला टाइप के बैठे रहते हैं, ये सारा चीज़ साबित कर देना है, और उसके बाद उन पर और वर्कलोड बढ़ा देना है। वो कैसे वर्कलोड बढ़ेगा, ये सारा का सारा चीज़ देखेंगे। एक्चुअल में युक्तिकरण यही है, सीधी सी बात है, युक्तिकरण का यही मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए, इस युक्तिकरण का विरोध हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ है, इसके जो पूरे के पूरे जो सदस्य हैं और जो इन टीम से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि युक्तिकरण जो है वो गलत है, युक्तिकरण छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन है, वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहा है कड़े शब्दों में, ठीक है। ये सारा चीज़ बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि शासन द्वारा जारी युक्तिकरण के सारे नियम जो है वो गलत हैं, अव्यवहारिक हैं, सेटअप 2008 और राजपत्र का जो है वो खुला उल्लंघन है। और इतना समझिए कि जो पुराने नियम हम चले आ रहे हैं उसके धज्जियां उड़ा रहा है ये जो नया युक्तिकरण का प्रक्रिया है। वो कैसे आप सभी समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले आप सभी को एक चीज़ और बताता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के जो नेता हैं वो घूम घूम करके मोदी की गारंटी बताते थे और एक पम्पलेट दिया करते थे। वो आज भी पोर्टल में उपलब्ध है कई जगहों पर, आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दो चीज़ों को आज के इस वीडियो से रिलेट किया जा सकता है। पहला है, हम छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, आप सभी देख सकते हैं पहले नंबर पर, जो तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ वो है। और 6वें नंबर पर लिखा है, हम वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलेंगे। एक चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने की जगह पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती तो छोड़ दीजिए, लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद कोई भर्ती नहीं निकल रही है। ये सारा का सारा ये हालत है अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में बंद होंगे 4077 सरकारी स्कूल। अब इसको सरकार ये नहीं बोल रही कि हम 4077 स्कूल बंद कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, 4077 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, ये कह रही है सरकार। तो कहने का तरीका बदल गया। अब सरकार जानती है कि हाँ, हमने ऑलरेडी गलती कुछ ना कुछ किया हुआ है और इस पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे। तो सरकार ने सीधा सीधा इस पर क्या क्या दायर कर दिया है, केविएट। तो अगर आप कोर्ट जाते हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार से आप निपटिए, उसके बाद फिर आपको कोर्ट वोट का कुछ फल मिलेगा, ये सीधी सी बात है। तो इतना समझिए, जो सरकार कह रही थी कि हम छत्तीसगढ़ में जो बंद हो गए हैं स्कूल उनको खोलेंगे, वो खुद स्कूल बंद करने के पे लग गई है। और जो कह रही थी कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, वो फिलहाल बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग, आप सब वीडियो भी देख सकते हो, बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके आंदोलन का धज्जियां उड़ा रही है उन पर। एक समय था कि हाँ, मतलब बहुत सारे, चलो छोड़ देते हैं वो युवा हितैषी नेताओं को, नहीं तो उस पर आऊँगा तो एक वीडियो अलग ही लेन पर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम सभी इस युक्तियुक्तकरण में क्या क्या कमियां हैं उनको समझते जाते हैं। देखिए, प्रधान पाठक केवल एक शिक्षक पद है, ये आप सभी जो पूरा का पूरा युक्तियुक्तकरण का जो आया हुआ है ना डिटेल्स, उसका 7वें पॉइंट पर जाओगे ना, उसमें जो पहला पॉइंट है प्राथमिक शाला, उसको अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, एक ही परिसर में युक्तियुक्तकरण वाले प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की गणना की जाएगी। चूंकि प्रधान पाठक शिक्षकी पद है, अतः इसकी गणना शिक्षकी पद के रूप में की जाएगी। दोनों विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को जोड़कर शिक्षक की गणना छात्र अनुपात की जाएगी, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट रेशियो है वो जो हेड प्रधान पाठक है उसको भी ले करके किया जाएगा। अब समझो, स्कूल में ना आप सभी देखना, कभी CSC का, कभी संकुल का, और कभी जिले में, कभी ब्लॉक में इतने सारे मीटिंग होते हैं, कभी पे डाटा दो, कभी फलाना डाटा दो, कभी ठिकाना डाटा दो। तो जो प्रधान पाठक है ना उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, समझिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रधान पाठक को नहीं पढ़ाना है, प्रधान पाठक पढ़ाएगा भी, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे काम करता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आप सभी देखोगे, ये लिखते हैं इन लोग कि युक्तियुक्तकरण वाले प्राथमिक विद्यालयों का कुल दर्ज संख्या यदि 60 या उससे कम है, वहां पर एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक रहेगा, ठीक है। और वहां एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक रहेगा। शेष अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। यदि दोनों प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक पदस्थ है तो जो प्रधान पाठक कनिष्ठ होगा उसे अतिशेष माना जाएगा, तथा जहां कोई प्रधान पाठक पदस्थ नहीं है वहां 2 शिक्षक पदस्थ रहेंगे। अब देखो कैसे स्कूलों का मर्ज होगा वो थोड़ा बाद आऊंगा, ठीक है। कैसे टीचर लोगों को मर्ज किया जाएगा वो भी अब मैं थोड़ा बाद आऊंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, शुरू से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझिएगा कि अगर 60 बच्चे हैं, 60 में छोड़ देता हूं, मैं मानता हूं 50 बच्चे हैं, ठीक है, किसी स्कूल में, और एक
अब वो तो प्रधान पाठक वाला अपना काम तो करेगा ही, ऐसा नहीं कि प्रधान पाठक वाला काम नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा वहां पर, अब 2 टीचर हो गए जी, मान लो किसी दिन किसी एक ने छुट्टी मार दिया, वो भी इंसान है, उनका भी तबीयत खराब होता है, ठीक है। एक ने शिक्षक मार दिया, अब एक को लन फन मीटिंग में ही जाना है, तो वहां पर बच्चों का क्या होगा। अब मान लो 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो 50 के 50 बच्चे, अभी नई शिक्षा नीति आ गई तो मान लो तीसरी से कम क्लास में या तीसरी चौथी पांचवी वाले हैं, सब अलग अलग क्लास के भी होंगे, अलग अलग सिलेबस भी पढ़ाना होता है, तो कैसे शिक्षा में गुणवत्ता आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। ये एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करना है। अब 2 ही रहेंगे, ठीक है, अब 2 मतलब ये समझो कि अगर कुछ भी ऊपर हो, मान लो किसी का शादी हो गया, कोई महिला है वो मैटरनिटी लीव में चली गई, ठीक है, और दूसरे का तो तबीयत खराब हो गई ना भाई, उस समय क्या हालत होगा उस स्कूल का, अगर 2 ही बस वहां पर टीचर है तो। और जो सीनियरिटी को लेकर के है, मैं आगे बात करूंगा, जो ऑलरेडी जो प्रधान पाठक हैं उन लोगों का हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब करने वाला है ये जो नया शिक्षा नीति, सॉरी, ये जो नया युक्तियुक्तकरण वाला कहानी है वो। आते हैं हम सभी चौथे पॉइंट को थोड़ा अच्छा समझते हैं। जो चौथा पॉइंट इसी में लिखा है कि शाला में पदस्थ / कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के आधार पर कनिष्ठतम सहायक शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे। अभी प्राइमरी स्कूल का बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये समझिएगा कि पहले क्या होता था, अगर 2019 भर्ती के ऊपर मैं बात करूं, ठीक है, आप सभी को ये जो स्क्रीन में दिख रहा है वो क्या है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की जो सामान्य शर्तें हैं, नियम हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और कैसे किसी को आप सीनियर और कैसे किसी को जूनियर मानोगे, ये सारा का सारा ये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा जो 1961 का जो नियम कानून है उसमें पूरा का पूरा चीज़ें लिखा हुआ है। इस नियम क्या कहता है और फिलहाल नया ये इन लोग का युक्तियुक्तकरण वाला क्या कहता है, ये सारे की चीज़ों को समझिएगा। इनका जो नया नियम ये कहता है युक्तियुक्तकरण वाला कि जो पहले स्कूल में ज्वाइन किया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समझिए सीनियर, और जो स्कूल में बाद में ज्वाइन किया होगा वो क्या हो जाएगा, जूनियर। लेकिन आप सभी समझिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं 2019 शिक्षक भर्ती में जाऊंगा जो प्राइमरी स्कूल का हुआ था। अगर मान लीजिए उस समय तो सब चीज़ें ऑफलाइन चली थी, ऑनलाइन चीज़ें तो चली नहीं थी, जो भी वेरिफिकेशन होना था वो जिले से हुआ था, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पोर्टल में हम लोग उस समय डाल दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेटर के माध्यम से उन सभी को गया हुआ था पूरा का पूरा चीज़ें कि कैसे किसी को सीनियर, कैसे किसी को जूनियर, सॉरी सीनियर जीनियर बोलता हूँ, जो उनका मतलब ज्वाइनिंग के लिए उनको कब आना है, कब क्या चीज़ें हैं, वो सारा का सारा चीज़ें उनको डाक के माध्यम से गया था। तो मान लो किसी ने व्यापम में अच्छा रैंक भी लाया होगा, लेकिन क्या है उसके पास लेटर आने में थोड़ा लेट हो गया, इस कारण से उसने ज्वाइनिंग करने में लेट किया होगा, है कि नहीं। तो अब वो क्या हो गया जी, वो हो गया जूनियर, और बाकी जो पहले उसके घर में लेटर पहुंच गया वो क्या हो गया जी, सीनियर। तो ये तो डाक विभाग की भी गलती है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी इस आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, ठीक है। जो उस समय उन्होंने मेरिट के आधार पर अंक लाया था उसके आधार पर होना चाहिए, और ये थोड़ा सा इसको इनको क्लियर भी करना चाहिए। एक चीज़ है ये क्लियर नहीं है अभी भी ये चीज़ें कि जो अतिशेष किसे मान रहे हैं और ये कनिष्ठतम कैसे, ये सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा और क्लियरिटी यहाँ पर लाना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता। आगे आते हैं कि कैसे शालाओं का युक्तिकरण होगा। समझिएगा, प्रदेश में लगभग बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों का संचालन एक ही परिसर में हो रहा है, सही बात है, हमने भी देखा है। एक ही परिसर में संचालित निम्न प्रकार के विद्यालयों का युक्तिकरण बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि में किया जाना है। और देखो टर्म्स बहुत अच्छे अच्छे लिख दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब कैसे युक्तिकरण होगा स्कूल का, इसको समझते हैं कि एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का क्या हो जाएगा, युक्तिकरण हो जाएगा। मतलब अगर एक ही जगह पर है और कोई अगर 2-2 प्राथमिक शाला चल रहा है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। अब मर्ज करेंगे तो जो उसमें सीनियर प्रधान पाठक होगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, प्रधान पाठक माना जाएगा, और जो जूनियर होगा वो फिर से नॉर्मल शिक्षक हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी जो हेडमास्टर थे उन दोनों के बीच में ईगो क्लास भी आने को आएगा, वो हमको देखने को मिलेगा। एक ही परिषद में संचालित 2 या 2 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय होगा ना, तो उसका भी क्या कर दिया जाएगा जी, युक्तिकरण कर दिया जाएगा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, और साथ ही साथ एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का भी युक्तिकरण कर दिया जाएगा। प्राथमिक का और पूर्व माध्यमिक का युक्तिकरण करेंगे, और उसके बाद जो उसमें पूर्व माध्यमिक वाला होगा ना, वो वहां पर क्या बन जाएगा जी, आपका प्रधान पाठक। एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल विद्यालय का युक्तिकरण करेंगे, और इसके बाद कौन उसका मेन संचालन करेगा, वो हाई स्कूल वाला करेगा। और अगर हाई स्कूल भी है और हायर सेकेंडरी भी है तो हायर सेकेंडरी वाला उसको लीड करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सारा का सारा चीज किया गया है, जो सुपीरियर होगा वो उसको लीड करेगा, ऐसा लिखा गया है। तो इतना समझिएगा कि कल तक जो प्रधान पाठक था, कल तक जो हेड मास्टर था, अब वो नॉर्मल शिक्षक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई रिटायरमेंट के समय पर आ गया होगा तो उस बेचारे को एक थोड़ा सा अलग से दुख भी होगा। चलिए आगे आते हैं। अगला है आदिवासी मुख्यमंत्री।
हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी जो हैं वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये जगह जगह पर बोला भी जाता है उनके लिए। और ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री का क्या फ़ायदा, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो स्कूल बंद होंगे वो कहाँ पर होंगे, आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों का कहने का मतलब है जो सरगुजा संभाग का जो एरिया है और जो बस्तर संभाग का एरिया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ही जो बच्चे हैं ना वो कम कम एडमिशन लिए हुए हैं। और स्कूल जो है देखो वहाँ के लोग थोड़ा दूर दूर में बसावट है। मैं हमेशा घूमते रहता हूँ, बस्तर भी घूमा हूँ, सरगुजा भी घूमा हुआ हूँ, पूरा का पूरा जिले लगभग घूमा हुआ हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बसावट जो है वो लोगों का थोड़ा दूर दूर में है, वो पास पास नहीं है। इसलिए बच्चे लोगों के कारण ना थोड़ा सा मतलब मान लो गांव ही एक गांव में परिवार ही कम है तो वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी कम होते हैं, समझिएगा। तो इसके कारण से स्कूल में बच्चे वैसे भी कम आते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर स्कूलें बंद होने वाली हैं। इसके लिए खैर आप सभी देखोगे कि यहाँ पर लिखा गया कि कलेक्टर के ऊपर है, लेकिन इतना समझो कि अगर ये सारा का सारा चीज़ पैसा बचाने के लिए किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कलेक्टर भी यही फोकस करेगा कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का पैसा बचाने का सोचें और ये सभी को बंद ही करें। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक अगर मिलेगा हम सभी को तो वो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, अब शिक्षकों का युक्तिकरण कैसे किया जाएगा। शिक्षकों का युक्तिकरण निम्न हिसाब से किया जाएगा, ऐसा लिखा है। शालाओं में युक्तिकरण के फलस्वरूप अतिशेष हुए शिक्षकों का युक्तिकरण होगा, मतलब जो अतिशेष होंगे उनका युक्तिकरण होगा। युक्तियुक्तकृत विद्यालयों से पृथक अन्य विद्यालय जहां दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक अतिशेष कार्यरत हैं का युक्तिकरण होगा। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक विषय के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध एक से अधिक कार्यरत व्याख्याता में से अतिशेष का युक्तिकरण होगा। यदि किसी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक पदस्थ है, ध्यान से समझना इसे, जो अगर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं तो उस विद्यालय में नियमित व्याख्याता को अतिशेष की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब समझो जो रेगुलर है वही अतिशेष है और जो अतिथि है वो क्या है वहां पर करेगा, मतलब अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाला जा रहा है, ये सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन ये है जो रेगुलर वाला है उसको कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। आगे अब स्कूल में साथ ही साथ सफाई कर्मचारी भी होते हैं, तो उनके लिए क्या है, तो एक ही परिसर में युक्तिकृत किए गए विद्यालयों एवं कम दर्ज संख्या वाले समीप के विद्यालयों में युक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इन विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं भृत्य संवर्ग के कर्मचारियों का समायोजन शाला में समायोजन किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर दो जगह पर हैं, वहाँ पर अलग अलग स्वीपर थे, तो अब उनको क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो इसके लिए बाद में गाइडलाइन आएगा कि अगर उनको रेगुलर है तो उनको रखना है कि नहीं रखना है। तो बहुत सारे तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनका जॉब भी जाने वाला है। ये है हमारे छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण। और इसे बता दूं आप सभी का फाइनल कंक्लूजन समझना, कोई भी नेता हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े जो नेता हैं, ठीक है, जिनके बच्चे अभी स्कूल में अगर पढ़ने लायक होंगे ना, ठीक है, जिसको भी आप सभी अच्छा नेता मानते होंगे नीचे कमेंट करके बता देना, वो क्या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाता। एक दो कलेक्टर लोगों को मैंने सुना था कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी, वो 5वीं तक का जो है ना वहाँ भेज देता है, आंगनबाड़ी टाइप का। ठीक है, लेकिन वो भी अगर बड़ा होगा ना तो देखेंगे हम सभी कि वो भी किसी अच्छे स्कूल में ही अपने बेटे को पढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना भेजने लगे। और एक चीज़ बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो लोग अभी ये युक्तिकरण वाला नियम बना रहे हैं, एक बार ये भी सोच के देखो, अगर आपके बच्चे होते, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो आपके बच्चे होते तो क्या आप उनको उन सरकारी स्कूल में भेजते या ऐसे स्कूल में भेजते जहाँ पर कम से कम अगर मान लो 55 बच्चे हैं और टीचर के नाम पर सिर्फ 2 ही टीचर हैं, उसमें से एक प्रधान पाठक है जिसको अपने बहुत सारे काम भी करना है। इसके साथ साथ जो शिक्षक होते हैं उनको जनगणना का भी काम करना है, पोलियो वाला काम करना है, गांव में कुछ हो गया तो काम करना है, चुनाव का काम करना है, बहुत सारे काम दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे भारत देश में दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा युक्तिकरण। उल्टा आपको शिक्षकों को बढ़ाना चाहिए, आपको जॉब क्रिएट करना चाहिए, आपको नए नए शिक्षकों को वहाँ भरना चाहिए, जबकि आप छत्तीसगढ़ में स्कूलों को बंद कर रहे हो। ये एक गलत निर्णय है। ठीक है, पैसा बचाने का, मैं कई बार बोला हूँ, पैसा बचाने का और भी तरीका हो सकता है, और भी जगहों से पैसे की वसूली की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की या छत्तीसगढ़ में सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से पैसा कमाना, ये एकदम गलत सोच है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी आपका राय हो नीचे कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल अभी तक भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।